आज हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में काफ़ी गहराई से पढ़ने वाले हैं और ये ऑनर्स लेवल का पढ़ने वाले हैं। और ये जो पढ़ाई है ना, ये आपकी जो एकेडमिक पढ़ाई है, जो आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, उससे काफ़ी अलग होने वाली है। ये पढ़ाई में, इस पढ़ाई में आप जो भी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को आप करंट से लिंक करके देखना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे क्योंकि यूपीएससी का जो सिनेरियो है ना, यूपीएससी के जो क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं। यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसको करंट से लिंक करके, यानी कि यहाँ पर बात ये नहीं होती है कि आपने कितना पढ़ा है, यहाँ पर ये बात होगी आपने कितना समझा है, आपने सब्जेक्ट को अपने जीवन में कितना उतारा है। और जब सब्जेक्ट को जीवन में उतारा यानी आपने कितना समझा है, तो हम बात करेंगे यहाँ कंसेप्चुअल क्लियरिटी पर। अगर कहीं भी इशू हो तो आप 10 बार पूछ सकते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग के लिए बोलेंगे, हम पहले हम करवा देंगे, उससे जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवा देंगे। उसके बाद हम जो क्वेश्चन देंगे, तो जो आसान वाले क्वेश्चन होंगे उन पर आंसर राइटिंग के लिए बोले, तब आपको करके लाने हैं। ये तभी संभव है जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो जब कंसेप्ट की बारी आएगी तो आप 10 बार पूछिए, हम बताने को तैयार है। 100 बार पूछेंगे, हम बताने को तैयार है। पर हम ये चाहेंगे साथ साथ आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देखेंगे कि यहाँ पर जो आज जो पहली यूनिट है, आपने पिछले क्लास में आपने सिलेबस देखा होगा, तो आप यहाँ पर देखो, पिछली क्लास में आपने देखा था कि भाई पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 है, इसका क्या थ्योरी आएगा, इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट के बारे में है। जो सेकंड पेपर में आएगा ये आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, और फिर इंडिया और वर्ल्ड इसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले हम कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, हम ये बात करेंगे जो पॉलिटिकल है, जो पॉलिटिकल साइंस है, ये आखिर क्या है। यानी कि जो राजनीति विज्ञान है, ये क्या है और इसको विज्ञान क्यों बोलते हैं, क्या विज्ञान की तरह इसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं, इसका मीनिंग देखेंगे, मीनिंग क्या है। मीनिंग यानी कि इसका अर्थ क्या है और इसके अलग अलग विद्वान इसके बारे में क्या बोलते हैं, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और पॉलिटिकल साइंस कैसे हमारे आम जीवन में घुला मिला है, और ये जो पॉलिटिकल साइंस है जिसको बोलते हैं ना गंदी राजनीति, ये उससे कैसे अलग है और अलग अलग विद्वान इसके बारे में क्या बोलते हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद ये ना, जब हम पढ़ाएं तो याद रखिए, जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं ना, ये किसी किताब में नहीं है। जैसे इसकी हिस्ट्री कहाँ पर है, आप मैक्सिमम किताब उठा के देखिए, इसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं दिया हुआ है। यानी कि इसका एवोल्यूशन कहाँ कब हुआ, कैसे हुआ, ब्रह्मांड बना, उसके बाद क्या हुआ, पहली ट्राइब्स कैसे बनी, यानी पहली जनजाति। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जो पहले एटम से लेकर, पहले अणु से लेकर पहली ट्राइब तक का अध्ययन। और जो पहली ट्राइब से लेकर पहले जो छोटा एम्पायर बना था, जिसको इंडिया में अगर सामान्य बोला जाए महाजनपदा, अगर वर्ल्ड सिनेरियो पर बोला जाए तो जो पहले जो छोटा एम्पायर बना था उससे वहाँ तक का अध्ययन, उसके बाद का आज तक का सिस्टमेटिक अध्ययन, यानी शुरू से लेकर आज तक, आज कहाँ तक 2026 में जब हम एआई का ज़माना देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रही है, नैरेटिव कैसे काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव। जैसे अभी आप देखेंगे ना, पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुआ तो उसमें नैरेटिव ने कैसे काम किया, हम देखते हैं फ्रीबीज कैसे काम करती हैं। अभी देखो, हाल फिलहाल का ही मुद्दा है ईरान और अमेरिका के बीच में जो कुछ हो रहा है हॉर्मुज का, इसकी वजह से सरकार ने अभी 3-4 बार तेल के दाम बढ़ा दिए हैं। वो कैसे हमारे आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है, महिलाओं को क्या मुद्दे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रही है, डीप फेक काम कैसे कर रही है, फेशियल रिकॉग्निशन कैसे काम कर रहा है, एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है, यानी एकदम करंट मुद्दे और आने वाले फ्यूचर के मुद्दे। यानी पॉलिटिकल साइंस को एकदम बिल्कुल एंशिएंट से उठाकर, जहाँ से ओरिजिन हुआ वहाँ से लेकर आज तक हम कनेक्ट करेंगे, ताकि आपको समझ में आए। इससे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आते, पर हर क्वेश्चन में ये आपको मिलेगा। जब आपकी कंसेप्ट क्लियर तभी होगा जब आपको पता लगेगा उसका जहाँ पर पहला बीज पड़ा पॉलिटिकल साइंस का, वो क्या थी और आज क्या है, आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो तीसरा रहेगा, हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसकी जो अलग अलग अप्रोच है, यानी अलग अलग उपागम है, अलग अलग दृष्टिकोण है। जैसे आप देखेंगे ना सिस्टम अप्रोच के बारे में, तो यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ऐसे अलग अलग अप्रोच क्या है, लीगल अप्रोच क्या है इसका, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या है, अलग अलग नज़रिए क्या है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के, ये हम पढ़ेंगे इसी यूनिट में। इसके साथ हम जब ये पढ़ लेंगे तो
क्या सच में ये साइंस है या फिर ये आर्ट है? साइंस यानी कि क्या सच में ये विज्ञान है या फिर एक कला है? अब बोलते हैं ना राजनीति विज्ञान, बोलेगे नहीं सर राजनीति शास्त्र होता है, तो क्या ये पॉलिटिकल साइंस है या फिर पॉलिटिकल साइंस नहीं है? तो लास्ट में इसके बारे में हम पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ते हुए एक होलिस्टिक अप्रोच से हम आगे बढ़ेंगे और करंट से लिंक करके डे टू डे लाइफ से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये यूनिट 1 में हम ये स्टार्ट करते हैं, ये रहेगी आपकी यूनिट 1। इसके बाद हम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 सिलेबस से ऑटोमेटिक आगे निकलती जाएगी, कहानी के रूप में हम लेकर आगे चलेंगे ताकि आपकी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग हो। क्वेश्चनों को तो साथ साथ में खेल की तरह करते जाएंगे, वो जरूरी भी है। डिबेट की बात करेंगे। देखो जो आज की दुनिया है ना, ये आज की दुनिया है, आज का जो संसार है ना, ये आज का संसार है। यहाँ पर आप देखना फिलहाल संसार में लगभग अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, एक्यूरेट नहीं, लगभग 200 देश हैं, अलग अलग डाटा अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये है हमारा इंडिया, ये है इंडिया। इसके अलावा ये है चाइना, आपको देख लेना, एक एटलस ले लेना। इसके अलावा जिनकी हम बात करेंगे, ये है यूएस, रसिया। इसी पहले एक देश था, उसका नाम था यूएसएसआर, वो हम आगे बात करेंगे। तो पर फिलहाल के लिए इतना याद रखना है कि रसिया, जिसमें पहले इतने सारे देश लगभग शामिल थे, ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये वो हम एक्यूरेट मैप देखेंगे जब यूएसएसआर का बात करेंगे। तो ये था यूएसएसआर, यानी जैसे इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे ना, ऐसे रसिया और बाकी कई सारे देश इकट्ठे थे जिसमें यूक्रेन और बाकी देश शामिल थे, तो वो उसको यूएसएसआर बोलते थे। ये कुछ ऐसा था। तो इसके अलावा ये है अमेरिका, आपको देख लेना है। इसके अलावा अमेरिका के अलावा आपको देखना है, ये है इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ना, देखो ये है ना जो ब्लर कर रखा है, इसी को यहाँ डिटेल में बताया है। इसी में आप देखेंगे नीचे है ग्रीस यानी यूनान, यूनान की हम अभी स्टार्टिंग में ही बात करने वाले हैं। इसी के अलावा इटली है, यहाँ पर रोम था, रोमन एम्पायर था, तो इसकी भी हम बात करने वाले हैं। ये था, फिर ये फ्रांस है। तो बेसिकली ये चीज़ें हम बात करेंगे और ये है आज की हमारी दुनिया दिखाई देती है। बोलेंगे सर आपने इतने सारे देश हैं, सिर्फ कुछ के ही नाम बताएं। फिलहाल के लिए इतने देशों का काफ़ी है ताकि आपको समझ में आ जाए हम बात कर रहे हैं तो किस जगह की बातें कर रहे हैं। आगे हम बाकी देशों की बातें कर लेंगे, ठीक है। आप मैप पर देख लेना, अपना रोक कर इसको पोज करके देख लेना। तो देखो ये जो पहले की जो दुनिया थी ना, पहले का जो संसार था, उसको नॉर्मली ना लगभग इतना ही संसार माना जाता था। यानी कि यहाँ पर उस समय अमेरिका की खोज नहीं हुई थी और बाकी देश की नहीं खोज हुई थी, इसके अंदर का भी नहीं पता था, यहाँ का नहीं पता था। आप देखिएगा ना यहाँ से, ये देखना यूनान जो मैंने यहाँ से बोला ना, आप देखेंगे सिकंदर भी यहाँ से आया था। तो यूनान की हम बात करने वाले हैं, इंडिया की बात करने वाले हैं। तो चीन की भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करने वाले, पर चीन की भी जहाँ जहाँ जिक्र आएगा हम उसकी बात करेंगे। पर्टिकुलर कन्फ्यूशियस को लेकर आता है वहाँ जिक्र, तो उसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम पेपर का आपका देख चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। देखो पॉलिटिकल साइंस क्या है ना, इसको हम ऐसे मान सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ना एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के अंदर हम अलग अलग चीज़ों का अध्ययन करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसकी एक सामान्य डेफिनेशन माने तो ये क्या है पॉलिटिकल साइंस, एक जनरल डेफिनेशन, बहुत ज़्यादा वैसी नहीं, तो इसको सामान्य रूप से मानते हैं। इट इज़ द स्टडी थ्रू विच वी अंडरस्टैंड द रूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। यानी ये एक अध्ययन है जिसके माध्यम से हम राजनीति और शासन के नियमों का अध्ययन करते हैं। यानी यहाँ पर दो चीज़ें आपको निकल के दिखाई देती है। ये क्या है, ये जनरल डेफिनेशन है, अलग अलग विद्वान ने अलग अलग तरह बातें की है। तो राजनीति एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम किसकी बात करते हैं, सरकारों की, अलग अलग सरकारों की। जैसे इंडिया की सरकार है, अमेरिका की सरकार है, पाकिस्तान में पढ़ने वाले, अगर यही हम पाकिस्तान में पढ़ा रहे थे, पाकिस्तान की सरकार पढ़ा रहे थे, अमेरिका में पढ़ा रहे थे, अमेरिका की सरकार, अगर हम चाइना में पढ़ा रहे थे, चाइना की सरकार की, वहीं पर हम दुबई में पढ़ा रहे होते तो वहाँ की सरकार के बारे में बात कर रहे होते। यानी अलग अलग सरकारों के नियम कैसे बनते हैं। इसके अलावा अब सरकारें बनती हैं, सरकारें अधिकतर फिलहाल आप देखेंगे ना 100 के आसपास देश है जिनमें डेमोक्रेसी है, किन्हीं में डायरेक्ट है, किन्हीं में इनडायरेक्ट। वो आगे पढ़ेंगे क्या है। आम समझ के लिए इतना मान सकते हैं 100 के आसपास ऐसे देश है जहाँ पर इलेक्शन होते हैं जैसे हमारे देश में होते हैं, इतना मान सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या रहेगा, यानी कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें एक तो हम सरकारों के नियमों के बारे में समझते हैं, और दूसरा हम जो पॉलिटिकल साइंस में रहता है ये इस सब्जेक्ट है जो जिसमें हम अध्ययन करते हैं सरकारों के साथ साथ राजनीति का, यानी वो सरकार बनती कैसे हैं, जो पॉलिटिक्स का जो खेल होता है वो कैसे होता है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक जनरल डेफिनेशन ये है कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सरकारों और इसके अलावा राजनीति के नियमों का अध्ययन करते हैं, यानी कैसे होनी चाहिए राजनीति और कैसे सरकारें होनी चाहिए। अब ये क्यों करते हैं, देखिए हमने ध्यान दीजिए, हमने बोला कैसे होनी चाहिए, कैसे है नहीं, कैसे होनी चाहिए। और क्यों करते हैं, क्योंकि मेन जो इसका सेंटर पॉइंट है, जो मेन इसका केंद्र बिंदु है, ये क्या है, मानव जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, कि ह्यूमन लाइफ को कैसे बेटर बनाया जाए। कोई भी सब्जेक्ट देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी या फिर कोई भी इकोनॉमिक्स या अन्य कोई भी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का मोटिव क्या है, अलग अलग डायमेंशन को पढ़ना व्यक्ति के। और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मनुष्य के जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए, यही हमारा पॉलिटिकल साइंस का उद्देश्य है। और बेहतर बनाने के लिए हम पॉलिटिकल साइंस में कौन से वाले एंगल को पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले सरकार वाले एंगल को, यानी सरकारें कैसे अच्छी हों। जब सरकारें अच्छी होंगी तो क्या करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो लोगों का जीवन बेहतर होगा। अच्छी सरकार होगी तो लोगों को सुविधाएं देगी, लोगों के लिए अच्छे से अच्छे रोड बनाए जाएंगे, अच्छे से अच्छे काम किए जाएंगे, सरकार में करप्शन नहीं होगा। अगर सरकार अच्छी होगी, लोगों को प्रॉपर नौकरियां मिलेंगी। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि सरकारें अच्छी कैसे होंगी, किस तरह उसके अच्छे नियम कैसे बनाए जाए। इसके अलावा सरकारें अच्छे होने के लिए जब सरकार किससे बनती है, अलग अलग पार्टियां इलेक्शन लड़ती है, तो यानी अच्छी पार्टियां कैसे हों, ये पार्टियां हों कैसे, है कैसे, दोनों में अंतर है। हम हो कैसे वो भी पढ़ेंगे और हैं कैसे ये भी पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा फिलोसफिकल हो गया, इसको वन बाय वन हम आगे पढ़ते हैं, वहाँ पर आपको और ज़्यादा अच्छे से फिर हम बात करते हैं। हो कैसा कि, यानी कि देखो हो कैसा, यानी बहुत अच्छी सरकार होनी चाहिए जहाँ करप्शन जीरो हो, जहाँ पर अच्छे से अच्छा काम करे। हर पार्टी ऐसे होनी चाहिए जहाँ भाई भतीजावाद नहीं हो, यहाँ पर ये नहीं हो कि जहाँ पर पिता के बाद क्या हो रहा है उसका बेटा ही पार्टी का अध्यक्ष बन रहा है, ऐसी पार्टी नहीं। हर किसी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार हो, ये होना चाहिए। और हर कोई पार्टी का हेड बन सके, इस तरह का होना चाहिए। तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। और उन सब का केंद्र बिंदु जैसे कि हमने बताया क्या है, आदमी, यानी कि व्यक्ति, यानी ह्यूमन लाइफ को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो इसमें दो चीज़ थी, एक तो थी सरकार, दूसरी थी राजनीति। तो सरकार के बारे में अगर हम हल्का से जो हमने बताया उसी को थोड़ा कंसाइज वे में देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें रहता है कंक्रीट इंस्टीट्यूशन और एजेंसी बॉडी होते हैं जो किसी भी देश को गवर्न करती है, यानी कि कोई भी देश की एक एजेंसी या निकाय है जो कानूनों को लागू करती है। जैसे भारत की सरकार है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री पढ़ते हैं, राष्ट्रपति पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेसी पढ़ते हैं, और सरकार के अलग अलग रूप। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर हम भारत की बात करें, अमेरिका में अगर यही पढ़ेंगे तो वहाँ राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो ये होती है सरकार, यानी नियम कायदों को जमीनी स्तर पर लागू करती है। वहीं पर हम जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉलिटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इसको अगर सामान्य रूप से बोला जाए, पॉलिटिक्स की एक डेफिनेशन, लेमैन डेफिनेशन होता है, इट इज़ द प्रैक्टिकल एक्टिविटी। ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी है दैट पॉलिटिशियन एंड पार्टी प्ले टू अटेन मेंटेन पावर है। यानी ये क्या है, पॉलिटिकल राजनीति है, ये एक खेल है, ये एक क्रियाविधि है। ये कैसी क्रियाविधि है, ये कैसा खेल है जिसको पॉलिटिकल पार्टियां या जो पॉलिटिशियन राजनेता खेलते हैं, किस लिए, ताकि वो पावर गेन कर सके। और पावर गेन करते हैं तो यानी पावर गेन करके क्या बन सकते हैं, नेता बन सके, मंत्री बन सके, प्रधानमंत्री बन सके और देश को प्रभावित कर सके। ये वो खेल है, यानी तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हैं, मानव का जीवन, पॉलिटिकल पार्टियाँ और इसके अलावा सरकार, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ह्यूमन है, मानव का जीवन है, ह्यूमन है, ये क्या रहता है, इनमें से क्या रहता है, इनमें से पॉलिटिक्स होती है। यहाँ पर क्या रहता है, पॉलिटिकल पार्टियाँ वायदे करती है, हम ये फ्री कर देंगे, हम रोजगार दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किस लिए करती हैं, ताकि ये पावर गेन कर सके। और पावर गेन करने के लिए क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट
गवर्नमेंट, यानी कि ये क्या करती है, सरकार बनाती है और सरकार बनाती है और सरकार बनाकर क्या करती है, सरकार बनाकर ये इसी व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। ये क्या करते हैं, इस व्यक्ति को, यानी कि रोड बनाए न बनाए जो भी चीज़ें किए इसके हर जीवन को प्रभावित करेंगे। यानी एक सर्कल में तीनों के तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये हमने बेसिक चीज़ें पढ़े कि पॉलिटिकल की एक डेफिनेशन क्या है, बेसिक डेफिनेशन। जब हम इसकी एक किताबी भाषा, अब ये तो हम किताब नॉर्मली जर्नल समझने के लिए हम समझ सकते हैं, लिखने के लिए चाहे तो लिख सकते हैं बेसिक डेफिनेशन, पर कंक्लूजन के रूप में लिख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस की वो डेफिनेशन जो हमने बताई। पर उसके अलावा उसकी जो अलग अलग विद्वान ने डेफिनेशन दी वो भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि ऑप्शन सब्जेक्ट है तो वहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपकी ये डेफिनेशन आती है। देखो, जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान, तो ये राजनीतिक विज्ञान है, यानी ये क्या है, ये एक विज्ञान है, यानी सिस्टमेटिक स्टडी है। तो सिस्टमेटिक स्टडी है, तो हम बात करते हैं राजनीति जो शब्द है ये निकला कहाँ से। जब हमें इसको एक जनरल डेफिनेशन एक दूसरे तरीके से देखते हैं, एक तो हमने बता दिया जिसमें हम सरकारों और राजनीति का अध्ययन करते हैं, सिंपल हो गया, ये पॉलिटिकल साइंस के अंदर आता है। दूसरा जो इसकी डेफिनेशन है, हम ये भी मान सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस है ना, जो ये शब्द है पॉलिटिकल है, ये निकला है, इसका पहली बार प्रयोग किया गया था पोलिस के लिए। और पोलिस क्या था, जो हमने यूनान बताया ना, ये ग्रीक है। ग्रीक में ना पहले क्या था, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती नहीं थी, देश की भी पहले जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी। तो ये तो आज से तकरीबन 2500 साल पहले की बात है, 2500 साल पहले की लगभग बात है। तो उस समय जनसंख्या काफ़ी कम होती थी, और जब जनसंख्या कम होती थी तो छोटे छोटे कबीले होते थे, छोटे छोटे नगर होते थे। तो जो नगर होते थे छोटे छोटे, जो यानी कि जैसे आप देखते हैं ना आजकल गांव में पंचायत होती है, गांव की समस्याएं को कैसे समाधान किया जाए, या शहर में देखेंगे नगर निगम होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी होती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो शहरों की समस्याओं का अध्ययन करते हैं, उन समस्याओं का समाधान करते हैं। तो जो पुराने समय में भी ऐसे जो सिटी होते थे, जो छोटे छोटे यूनान में जो शहर होते थे, तो जो सिटी होता है और सिटी क्या होते थे, उनकी एक टेरिटरी होती थी, उनकी एक जनसंख्या होती थी, और उनको क्या बोला गया था, यानी आज की तरह जैसे भारत देश है, इसके अलावा अलग अलग अमेरिका देश है, ऐसे देश नहीं माने जाते थे। वहाँ पर सिटी स्टेट का कंसेप्ट था, यानी छोटे छोटे देश, एक ऐसे देश जो नगर राज्य, जैसे फिलहाल आप देखेंगे तो रोम करके छोटा सा देश है, आप देखेंगे ना मैप पर जाकर देखना, इटली के अंदर है, रोम करके छोटा सा है। तो ऐसे सिटी स्टेट टाइप के होते थे, और उन सिटी स्टेट की समस्याएं कैसे सुलझाई जाए, उन सिटी स्टेट के अंदर जो मैनेजमेंट होता है उसका जो अध्ययन होता था, उसके लिए ना एक विशेष शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि एक स्पेसिफिक वर्ड का प्रयोग किया गया। और उस स्पेसिफिक वर्ड को क्या बोलते थे, उस स्पेसिफिक वर्ड कि भाई इसके लिए क्या बोला गया, इसके लिए प्रयोग किया गया पोलिस करके, पोलिस POLIS, इस शब्द का प्रयोग किया गया। और पोलिस का है, इसको हिंदी में देखते हैं तो नगर राज्य है। बात तो वही होगा, एक ऐसा राज्य जो नगर के रूप में है, उसकी समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए, और उसके मैनेजमेंट यानी उस सिस्टम का अध्ययन, उस सिस्टम के बारे में बात की जाए। तो उस सिस्टम के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया पोलिस। और उसी को आगे समय के साथ बदलते हुए समय बीतता गया। जैसे आप देखेंगे ना, पहले भारत का नाम क्या था, आर्यावर्त था, फिर हिंदुस्तान हुआ, अलग अलग समय पर। आज हम देखेंगे भारत है, इंडिया है, अलग अलग समय पर अलग अलग नाम थे। तो सेम पोलिस का ही पुराने समय में पोलिस कहते थे, आज उसका आज जो नाम पड़ा है, यानी आज उसी का जो परिष्कृत रूप है, ये क्या है, ये है पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल से हम बन गए। इसके साथ पॉलिटिकल का यानी उन एक्टिविटी का, उस देश की, उस सिस्टम की, उस सरकार की एक्टिविटी का कैसा अध्ययन, साइंटिफिक अध्ययन। साइंस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं, मन मर्जी से नहीं करते। मन किया इसकी सरकार बना दी, मन किया उसकी सरकार बना दी, नहीं, ऐसा नहीं है कि मन किया इसकी सरकार अच्छी है, मन किया उसकी सरकार अच्छी है, ऐसे करके नहीं। एक अच्छी सरकार कैसे होती है, यानी वैज्ञानिक तरीके से, अगर ये सरकार इस पैरामीटर पर खड़ी है तो ये सरकार अच्छी है, अगर नहीं है तो वो बुरी है, चाहे वो उसकी पसंद वाले व्यक्ति की सरकार है या नापसंद वाले की सरकार है। तो यानी वैज्ञानिक अध्ययन, ये हो गया पॉलिटिकल साइंस। इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। ये क्या परिभाषाएं दी हैं, तो इसको आप देख सकते हैं।
जो परिभाषाएं हैं ये हैं नॉर्मली, ये पुरानी परिभाषा ट्रेडिशनली क्या किससे जोड़ा जाता था, परंपरागत रूप से सरकार और राज्य से जोड़ा जाता था कि एक अच्छा राज्य क्या होगा। अच्छा राज्य क्यों? क्योंकि अच्छे राज्य में लोगों का जीवन अच्छा होगा। अब राज्य क्या है? राज्य के रूप फिलहाल समझ सकते हैं, देखो ये यूपी, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे राज्य नहीं है। फिलहाल के लिए आप ये मान सकते हैं कि एक देश, यानी एक अच्छा देश होगा। एक अच्छा देश क्या होगा? जहाँ पर अच्छा राजा होगा, जहाँ पर अच्छी सरकार होगी, तो वहाँ अच्छी सरकार होगी, अच्छा राजा होगा, तो उनके लोगों का जीवन अच्छा होगा। तो ये यहाँ पर पुराने समय में एक राज्य और सरकार से जोड़कर देखा जाता था। जैसे कुछ विद्वान हैं, जैसे J.W. गार्नर है, इसके अलावा पॉल जेनेट है, इसके अलावा अगर हम देखें लिकोक है, स्टीफन लिकोक है, ये सब के सब आप देखेंगे ना, ये क्या बोल रहे हैं? ये सब के सब बोल रहे हैं कि ये राज्य की बात कर रहे हैं, ये स्टेट की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ये घुमा फिरा के सारे यानी पुराने समय में ये माना जाता था अच्छा देश होगा, अच्छा राजा होगा, अच्छा राज्य होगा तो लोग अच्छे होंगे। यानी उन लोग अच्छे कैसे होंगे? यानी लोगों का जीवन अच्छा होगा अच्छे राज्य में, ये माना जाता था। अगर राजा अच्छा नहीं है, देश अच्छा नहीं है, तो लोगों का जीवन भी अच्छा नहीं होगा। पर समय के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेन फोकस था राजा और राज्य के ऊपर। राजा का मतलब मेरा यहाँ पर कहने का सरकार है, याद रखना, क्योंकि उस समय सरकार में खाली राजा नहीं होता, तो बाकी चीज़ें भी होती थी। पर एक समझाने के लिए है कि एक अच्छा राज्य होगा, एक अच्छी सरकार होगी, तो क्या रहेगा? लोगों का जीवन अच्छा होगा। पुराने समय में ये था, क्योंकि सेंटर पॉइंट तो क्या है, जो मेन बिंदु है, तो लोगों का जीवन अच्छा कैसे हो। समय फिर क्या हो गया? चीज़ें बदलती गई, काफ़ी समय बाद चीज़ें ये होने लगी। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार और उसके राज्य के बारे में बात करें। एक अच्छा राज्य कैसे हो सकता है, एक अच्छा राजा कैसे हो सकता है, ये बात कैसा हो सकता है। आप ये देखिए ना, कैसा है, बात यहाँ आ गई। हो सकता है, जरूरी तो नहीं कि वो होगा। हैं कैसे, इनका भी अध्ययन करो। जब हैं कैसे, जब इनका अध्ययन करेंगे तभी तो उनके बीच का जो गैप होगा उसको कवर कर पाएंगे। यहाँ पर बातें ये होने लगी, और विशेषकर ये कब होने लगा? जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो आज की जो आधुनिक जो परिभाषा हैं, इनमें क्या होगा? इनमें ये बात करते हैं राजनीतिक जो प्रोसेस है, राजनीतिक शक्तियाँ हैं, ये राजनीतिक प्रक्रियाएं कैसे काम करेगी, मानव का व्यवहार कैसे करेगा, पावर कैसे होगा। देखिए जो मॉडर्न डेफिनेशन है ना, सब में क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये है हैरोल्ड लासवेल है, डेविड ईस्टन है, एंड्रू हैवुड है, ये सब के सब किसकी बात करते हैं? ये पावर की बात करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं, ये इनकी बात करते हैं, ये जर्नल रूल की बात करते हैं। यानी कि ये क्या करेंगे? ये सत्ता की, पावर की बात कर रहे हैं, मूल्यों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सामान्य नियमों की, यानी कि पावर कैसे गेन की जाती है, यानी कि जो पावर कैसे गेन करते हैं, क्या अच्छे व्यक्ति पावर गेन कर सकते हैं या बुरे करते हैं? पावर कैसे गेन की जाती है? पावर गेन करने का होगा तो फिर अच्छे लोग भी पावर में आएंगे। कौन से गलत तरीके, कौन से अच्छे तरीके, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बात की जाती है। मूल्य यानी वैल्यू क्या है? अलग अलग लोगों के अलग अलग मूल्य है, समाज में अलग अलग मूल्य हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग हित हैं। किसानों का हित ये है कि किसान ये चाहता है उसके खेत तक पानी आ जाए, उसकी जो पैदावार है उसको उचित मूल्य मिले, ये उसका है। इसके अलावा एक पूंजीपति ये चाहता है उसको कम से कम में सामान मिले। अगर उसको कृषि का, जैसे कंपनी जो चिप्स बना रही है उसको चाहिए कम से कम रुपए में आलू मिले, किसान को चाहिए उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम दाम आलू का मिले। तो जो वैल्यू है यानी मूल्य है, इनका क्या है? इनका आधिकारिक आवंटन। ये नहीं है कि किसान का ही सारा फायदा होगा या फिर कंपनी वाले का ही सारा फायदा होगा, तो यानी ठीक तरीके से उनका वितरण कैसे किया जाए, ये डेविड ईस्टन ने। इसके अलावा नियम क्या है? नियम कैसे बनाए जाते हैं? नियम कौन बनाता है? क्या सरकारें नियम बनाते हैं? अगर सरकारें नियम बनाती है तो हम ये क्यों देखते हैं कि देश में जब लोकपाल बिल है उसको लेकर अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ, तो लोकपाल बिल को लेकर काफ़ी अलग तरह की एक्टिविटी होने लग गई, उसके बाद बना भी, जबकि काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था। क्या सरकारें ये नियम बनाती है? क्या टेलीविज़न की डिबेट नियम नहीं निर्धारित करती? क्या आंदोलन जो है आंदोलन है, अलग अलग जो मूवमेंट है वो डिसाइड नहीं करते नियमों का? ये सारी चीज़ें, यानी कि जो करंट डेफिनेशन है, करंट डेफिनेशन यही है
कि यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ सरकारों का प्रैक्टिकल अप्रोच पढ़ते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू की बात करते हैं, यहाँ नियमों की बात करते हैं, इन सब की बात करते हैं। तो ये आज की परिभाषाएं हैं। अब आप बोलेंगे सर तो फिर हम लिखे क्या? लिखने का ये है, जब आपसे इसके मीनिंग के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है जो ट्रेडिशनल इसमें दो तरह की परिभाषाएं हैं, दो तरह के विद्वान हैं। एक है जो ट्रेडिशनल अप्रोच को मानते हैं, जिनमें पहले वाले का नाम डाल देना, उसके बाद कुछ विद्वान हमने यहाँ ज़्यादा दी हैं, आप एक एक दो का डाल देना, इनफ रहेगा। तो ट्रेडिशनल के ये विद्वान हैं, ये सरकार और राज्य के बारे में बात करते हैं। जो मॉडर्न अप्रोच वाले ये हैं, ये वैल्यू की बात करते हैं, ये नियमों की बात करते हैं। ये ऐसे करके आप इनका डाल देना। फिर इसके बाद एक जनरल डेफिनेशन लिख देना। जनरल डेफिनेशन में आपको लिखना है कि पॉलिटिकल साइंस नॉर्मली सरकार और राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन है। एक ऐसा विषय है जो सरकार राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ऐसे करके आप लिखना। जब लिखेंगे तो आपका ये जो मीनिंग वाला है ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको देखना है। इसके बाद जब हम इसका ये तो हमने बात की पॉलिटिकल साइंस क्या है। पॉलिटिकल साइंस हम बार बार प्रयोग करेंगे पॉलिटिकल साइंस को। ये क्या है, मानव के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक सरकार और राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन है। हम इस डेफिनेशन को, लेवन डेफिनेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि आपका कंसेप्ट साथ साथ क्लियर होता जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर ये ठीक है। एक बात और रह गई। अब ये बोलेंगे सर अलग अलग विद्वान ऐसे अलग अलग बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बेसिक कंसेप्ट आता है, कोई कुछ बोला कोई कुछ बोला, ये कन्फ्यूजन क्यों है? सब ने एक ही डेफिनेशन क्यों नहीं बताई? देखिए इसके पीछे ये रहता है, जैसे क्या रहता है ना, आपने कभी पहाड़ पर चढ़ाई की है, और जब चढ़ेंगे ना तो क्या रहेगा ना, अलग अलग व्यक्ति, कोई कहीं खड़ा है कोई कहीं खड़ा है। अगर जैसे ये मान लो यहाँ पर पहाड़ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके लिए ये माना जाता है, ये चीज़ होती है, जैसे ये पहाड़ है तो यहाँ पर ना इसके लिए दो चीज़ों से तुलना की जाती है। कोई यहाँ से देख रहा है, इसको अलग तरीके से दिखाई देगा। अगर कोई यहाँ से देख रहा है, इसको अलग तरीके से दिखाई देगा। यहाँ से देख रहा है अलग तरीके से, यहाँ से देख रहा है अलग तरीके से। तो सेम अलग अलग व्यक्तियों का देखने का नज़रिया अलग अलग है। सेम एक दूसरा एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, ये गिलास है, किसी को ये आधा भरा दिखाई देता है, किसी को आधा खाली दिखाई देगा। एक बोल सकता है ये आधा खाली है, बिल्कुल सही है, दूसरा बोलेगा आधा भरा है, ये भी ठीक है। तो है क्या, यानी कि ये आधा खाली भी आधा भरा भी। सेम विद्वान भी क्या होते हैं ना, उस सब्जेक्ट को देखने के अलग अलग नज़रिए पेश करते हैं। वहीं पर जब जीएस में जाते हैं, जीएस में जनरल स्टडीज़ के अंदर जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, एक बेसिक डेफिनेशन आपको बताई जाती है। वहीं जब उसी सब्जेक्ट उसी में जब हम ऑप्शनल में जाते हैं, जैसे कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो एक बेसिक डेफिनेशन के साथ साथ जो काम चलाऊ डेफिनेशन होती है, सामान्य परिभाषा के साथ साथ हम विद्वानों ने क्या क्या बोला उसके बारे में ये भी पढ़ते हैं, ताकि हमें पता लगे कि अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग नज़रिए से देखा है राजनीतिक विज्ञान को। इसलिए हमने ये अलग अलग परिभाषा लिखी। लिखने के बाद कन्फ्यूजन न हो, इसलिए हमने लास्ट में सामान्य डेफिनेशन भी बता दी। तो जब ये तो हमने बात की इसकी मीनिंग और डेफिनेशन की। अब हम बात करते हैं जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ओरिजिन हुआ तो इसको हम दो स्टेज में बांट सकते हैं। पहले स्टेज हम मानते हैं एक वो स्टेज जहाँ पर इसको हम बोलते हैं प्री पॉलिटिकल स्टेज है, यानी राजनीति से पूर्व की अवस्था। एक ऐसी स्टेज जहाँ पर पॉलिटिक्स थी ही नहीं, जहाँ पॉलिटिकल साइंस ही नहीं था। देखो पहले पॉलिटिकल साइंस को क्या बोला जाता था, इसको फिलोसफी के अंदर पढ़ा जाता था, दर्शन शास्त्र के अंदर पढ़ा जाता था, दार्शनिक बातें की जाती थी, उसके अंदर इसको पढ़ा जाता था। इसको एक सब्जेक्ट के रूप में तो काफ़ी बाद में पढ़ा जाने लगा है। पहले तो इसको फिलोसफी के अंदर पढ़ा जाता था। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस होता था, नॉर्मली इसको ये बोला जाता था ये राजा महाराजाओं को पढ़ाने की चीज़ है, यानी राजा महाराजा कैसे राजकाज करेंगे वो पढ़ते थे। आजकल तो आप भी पढ़ रहे हैं, आम व्यक्ति भी पढ़ता है, ताकि वो सिस्टम को समझ सके, सारी चीज़ों को समझ सके, जो हमारे चारों तरफ जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो पार्टियां जो कर रही है, अलग अलग देश कर रहे हैं, उन सब को समझ सके, इसलिए भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, इसकी दो स्टेज है, एक तो है प्री पॉलिटिकल, दूसरा है पॉलिटिकल स्टेज। जब हम प्री पॉलिटिकल स्टेज यानी राजनीति से पूर्व की अवस्था को देखते हैं, तो इसको भी हम तीन तरह से देखते हैं। तो इसमें अगर पहला देखेंगे ना, तो ये कौन सी है, प्री पॉलिटिकल कम्युनलिज्म है, यानी कि ये क्या है, राजनीति से पूर्व की सामूहिकता है।
यहाँ पर वो स्टेज है जब व्यक्ति हंटिंग गैदरिंग करता था, जब व्यक्ति शिकार करता था, जब राजा महाराजा थे नहीं, तब कुछ पॉलिटिक्स होती नहीं थी, तो तब ये क्या है, हंटिंग गैदरिंग की स्टेज है। उस समय कैसा सिनेरियो था, उसके बाद समय बीतता है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगले जो है यहाँ पर क्या हो गया, द एग्रेरियन रेवोल्यूशन हुआ, यहाँ पर कृषि क्रांति हुई। और यहाँ पर कृषि क्रांति से क्या हो गया, यहाँ पर चीफडम हुआ, यहाँ पर ये हुआ सरदारी व्यवस्था। कृषि क्रांति यानी क्या होगा, वो जो पहले तो शिकार करता था, गुफाओं में रहता था, उसके बाद जब शिकार करना, गुफाओं में रहना उसने छोड़ दिया, उसके बाद जब उसने खेती करना शुरू कर दिया, जब खेती करना शुरू कर दिया जब उसने, तो वो एक जगह पर रहने लगा, तो वहाँ क्या होगा, बीमारियाँ भी थोड़ी कम हो गई। पहले जगह जगह जाता था, कच्चा पक्का ऐसे शिकार करके खाता था, तो वहाँ से उसका लाइफ स्पैन भी कम था। और जब एक जगह रहने लगा तो जनसंख्या भी बढ़ने लगी, लाइफ स्पैन भी बढ़ने लगा, तो वहाँ से क्या हो गया, वहाँ से यानी ये पहली स्टेज से अगली स्टेज में आ गया, यानी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ, कृषि क्रांति हो रही। इसके साथ साथ क्या हो गया, इसके साथ साथ एक छोटे छोटे कबीले टाइप के भी बनने लगे, उनके हर कबीले का एक सरदार टाइप का होने लगा। आपने पढ़ा है ना, जैसे आप ऋग्वेदा में जाएंगे तो वहाँ पर गाय की बातें की जाती है, पुराने ट्राइबल एरिया की बातें की जाती है। तो ये हर जगह था पूरे संसार में, पूरे संसार का मतलब आप समझ गए ना, यूरोप और इंडिया लगभग वहाँ की बातें हो रही हैं उस समय। इसके अलावा जो अगली स्टेज थी, यानी पहले से कृषि क्रांति एग्रीकल्चर, यहाँ से क्या होगा, अगली आ गई, यहाँ से द एमरजेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल पावर, संस्थागत सत्ता का उदय। यहाँ से क्या होगा, छोटे छोटे कबीले थे, छोटे छोटे कबीलों ने बन के फिर छोटे छोटे साम्राज्य बनने लगे, जिसको जैसे भारत में हम देखते हैं ना महाजनपद काल में। इसके अलावा आप देखते हैं ना मगध का एम्पायर है, ये है, धीरे धीरे करके बड़े बड़े एम्पायर बनने लगे। पूरे संसार में ऐसे था, छोटे छोटे कबीले थे, छोटे छोटे कबीलों से आप देखेंगे आगे चल के ना बड़े बड़े साम्राज्य बनने शुरू हो गए। तो ये साम्राज्य बनने से जस्ट पहले के स्टेज है, यानी बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे हैं। इसी के साथ साथ फिर यहाँ से क्या होता है, यहाँ से और बड़े साम्राज्य का उदय होने लग गया, यानी यहाँ से हंटिंग गैदरिंग, यहाँ से कृषि एग्रीकल्चर से फिर यहाँ पर छोटे छोटे साम्राज्य, यहाँ से जब बड़े बड़े बनने लगे ना, यहीं से पॉलिटिक्स होने लगी, यानी जब बड़े एम्पायर बनने लगे। जैसे आप देखें ग्रीक एम्पायर था, आपने देखा सिकंदर ने सिकंदर इंडिया तक आ गया था, कितने बड़े बड़े एम्पायर बना दिए थे। मगध का आप एम्पायर देखते हैं, सम्राट अशोक के बारे में सुना होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में सुना होगा, यानी बड़े बड़े साम्राज्य बनने लग गए थे। तो उसके बाद चीज़ें बदलने लगी, और उसके बाद बदलने लगे तो वहाँ वाले स्टेज को हम बोलते हैं पॉलिटिकल स्टेज, राजनीति की अवस्था। वहाँ पर अध्ययन होने लग गया कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, एक व्यक्ति का जीवन कैसे अच्छा होगा, कैसे बुरा होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक सरकार अच्छी कैसे, क्योंकि व्यक्ति को जीवन को हर चीज़ को कंट्रोल कौन करता है, हर चीज़ को सरकार ही तो करती है। यही तो बोला जाता है सरकार के बाद क्या है भगवान, भगवान के बाद क्या है सरकार, तो यही बोला जाता था सरकार। और इसीलिए एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने इसको मास्टर साइंस भी कहा था, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको एक बेसिक हम बात करते हैं, तो वन बाय वन इसमें डिटेल में बात करते हैं। देखो ये सबसे पहले है कि ये कौन सी है, ये हंटिंग गैदरिंग जो स्टेज है, ये है भोजन संग्रह अवस्था है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है इसकी जो हम एज मानते हैं नॉर्मली ये है 70,000 साल से लेकर 12,000 साल पहले की अवस्था है। तो इसमें क्या रहता था, इसमें छोटे छोटे उसमें रहता था, हंटिंग गैदरिंग करता था, छोटे छोटे समूह में रहता था, छोटे छोटे इनको बैंड बोला जाता था, इसमें रहता था छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं, ऐसा नहीं कि 5,000 10,000 नहीं, कहीं पर जैसे 15-20 व्यक्ति इकट्ठे हो गए, कहीं 50 हो गए, तो ऐसे समूह में रहता था। अगर यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर कोई नियम कायदा इस तरह का था नहीं। द स्टेज वाई इंटायरली प्री पॉलिटिकल, राजनीति से पूर्व की है। देखिए आगे हम बात करेंगे इसी के बारे में, हॉब्स क्या बोलते हैं, अलग अलग विद्वान क्या बोलते हैं, ये हम आगे बात करेंगे, रूसो क्या बोलते हैं। तो ये क्या थी, प्री पॉलिटिकल स्टेज थी। देयर वाज नो इंस्टीट्यूशनलाइज लीडर, कोई लीडर नहीं था, नो किंग, कोई राजा नहीं था, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, जहाँ जिसका मन किया वहाँ जाकर बस गया, राजा महाराजा है नहीं, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी। एवरीथिंग वाज शेयर्ड, किसी ने खाना, कोई शिकार करके लाया, उसके पास अगर ज़्यादा शिकार का सामान था, ठीक है कोई खा लो,
मिल के शिकार करते थे, मिल के चीज़ें खाते पीते थे, जिस जहाँ मन किया वहाँ सो गया। ये नहीं था कि जैसे अभी घर पड़ोसी के घर में चला गया है, ऐसा रहता है ना। नहीं, उस समय था ही नहीं, ये चीज़ें ही नहीं थी, ऐसा कंसेप्ट ही नहीं था उस समय। राजा महाराजा थे नहीं, कोई सही गलत का इस तरह की कोई डेफिनेशन थी नहीं। अगर कुछ था तो वो उसको बोलते हैं नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियम कायदा था। इफ द कन्फ्लिक्ट अरोज इसमें क्या रहता था, अगर कोई कन्फ्लिक्ट उठ जाता था, अगर किसी के बीच में कोई विवाद हो जाता था, जैसे 15-20 लोगों का समूह है, नॉर्मली 20 से 50 लोगों का समूह था, अगर उनके बीच में आपस में किसी चीज़ को लेकर असहमति होगी, नहीं आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आपने शिकार में साथ नहीं दिया, आप गलत कर रहे, आप आपस में लड़ाई कर रहे, कुछ नहीं, उसको लगता था नहीं ये हमारे लिए काम का नहीं है, या तो उस व्यक्ति के लिए वो समूह काम का नहीं लगता, या समूह के खिलाफ कुछ कर देता था, कुछ नहीं होता, वो छोड़ के चला जाता, वो कहीं दूसरे में शामिल हो जाता या कहीं बाहर चला जाता। आज ऐसा नहीं है, ये नहीं होता कि अगर इंडिया में कुछ है तो आप जाकर पाकिस्तान में चले जाएंगे, चाइना में चले जाएंगे, अमेरिका में चले जाएंगे, ऐसा नहीं रहता। उस समय ये था कि क्योंकि यहाँ पर क्या होता, छोटे छोटे ये समूह थे, इनका बोलते हैं ना, ये बैंड बोलते हैं, ये बैंड होते थे, इनका था, ये छोटे छोटे नाइट ग्रुप थे, तो एक ग्रुप छोड़ के दूसरे में चला गया। यहाँ पर कोई संपत्ति वगैरह कुछ इस तरह का कंसेप्ट था ही नहीं, जिसको जो मिला उसने वो खा लिया शिकार करके, ये था। इसके बाद क्या रहता है, इसके बाद यानी यहाँ कोई पॉलिटिक्स नाम की चीज़ थी नहीं। अगला जब यहाँ पर बात करते हैं, ये थी 12,000 साल पूर्व तक की व्यवस्था, ईसा पूर्व तक की। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अगली आई। यहाँ पर क्या होता है ना, व्यक्ति ना समूह में रहने लग गया, और इसने क्या किया, ये चेफडोम सिस्टम था, इसमें यह हुआ, यहाँ पर एकदम बिल्कुल ओरिजिन हुआ स्टार्टिंग, और यहाँ पर एकदम बिल्कुल बीज दिखाई देते हैं। अभी पॉलिटिक्स स्टार्ट नहीं, उसका हल्का सा आभास हमें दिखाई देता है। यहाँ पर ये था कि इसको नवपाषाण काल बोलते हैं, नियोलिथिक इरा बोला जाता है। यहाँ पर जो ग्रुप यहाँ व्यक्ति ने एक जगह रहना शुरू कर दिया, उसने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया, और जब परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पर ना दो चीज़ें बदल गई। यहाँ पर क्या चीज़ें बदल गई, पहली चीज़ें तो ये बदली कि डाउन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि क्या हो गया, पहले तो शिकार कर रहा था भाई, किसी ने कोई शिकार, जिसने जो शिकार किया वो उसका, ठीक है, कईयों ने मिल के किया था, सब अपना मिल बांट के खा लेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया, ये व्यक्ति है, ये ना खेती करने लग गया, ये मेरा खेत है, इस ज़मीन पर मैंने खेती की है, साल भर मैंने मेहनत की, वो पड़ोसी का खेत, उस पर पड़ोसी ने मेहनत की है, ऐसे करके ना चीज़ें बदलने लग गई। यहाँ पर ये हो गया कि खेती ने चीज़ें बदल दी, जनसंख्या भी बढ़ने लग गई, और जनसंख्या बढ़ने लगी तो लड़ाई झगड़े भी बढ़ने लगे। आप देखेंगे ना, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बड़ी बड़ी जो पॉपुलेशन थी, ये बड़ी बड़ी ट्राइब्स में इकट्ठा होने लगी, बड़ी बड़ी जनजातियाँ बनने लगी, और यानी कि पावर का सेंट्रलाइजेशन होने लग गया। यानी पहले तो छोटे छोटे ग्रुप थे, अब क्या हो गया, अब एक तो ये प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का कंसेप्ट आ गया ना, मेरा खेत, उसका खेत, मेरी प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी। और जब प्रॉपर्टी का आया तो साथ साथ क्या है, ये घर यहाँ पर मेरे घर के पास, मेरा घर किसके पास, नदी के पास, मेरा घर इस चीज़ के पास, उसका घर इस चीज़ के पास, यानी प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया। साथ साथ में क्या आने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगी, तो हमारा कबीला, हमारा ट्राइब्स इतना बड़ा, दूसरा ट्राइब्स इतना बड़ा, उसने उस पर अटैक किया। अभी नहीं आया है, पर ये ट्राइब्स का ये कंसेप्ट आने लगा, यानी यहाँ पर एकदम बिगिनिंग स्टार्ट होनी शुरू हो गई पॉलिटिक्स की। अभी नहीं हुई है, पर यहाँ स्टार्ट होने लगी, स्टार्टिंग है बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर कोई इश्यू हो जाता, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता, क्योंकि ट्राइब्स हो गई, जनसंख्या बढ़ने लगी, संपत्ति में आपस में डिस्प्यूट होने लगे, अगर किसी ट्राइब्स ने दूसरी ट्राइब्स के चीज़ों को, यहाँ क्या है, चीज़ों को जैसे कुत्ते को और बाकी चीज़ों को, यहाँ पर आप देखेंगे ना धीरे धीरे करके आगे वाले स्टेज में देखते हैं, उनको पालतू बनाना भी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होगा, ये हमारे संसाधन, ये हमारी प्रॉपर्टी। अगर किसी ने किसी प्रॉपर्टी को, भाई ये इस खेत पर इसने मेहनत की, इस प्रॉपर्टी को दूसरे ने अगर छीन लिया, या इस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, या इस प्रॉपर्टी को जाने अनजाने नष्ट कर दिया, या दूसरे कबीले वाले ने इसकी फसल काट के ले गए, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर कोई इस तरह के इशू थे, तो कबीले में मुखिया बनने लग गए। भाई जो कबीले की जनसंख्या बढ़ गई, पहले तो समूह से बाहर हो जाता था, अब क्या होगा, अब कबीले की कई सारे लोग इकट्ठे मिलकर रहने लगे, कबीले ट्राइबल ग्रुप बनने लगे और कबीले बनने लगे। तो जब जनसंख्या बढ़ गई तो
उनमें जो बुजुर्ग व्यक्ति था या महिला होती थी, वो नॉर्मली अब भी देखिएगा ना ट्राइबल ग्रुप में, जहाँ भी जनजातियाँ वहाँ पर कोई महिला उस ट्राइब्स की जो सबसे बुजुर्ग महिला होती है ना, वो क्या करती है, वो फैसले सुनाती है। तो ऐसे करके ना सरदारी व्यवस्था का उदय हुआ, यानी कहीं ना कहीं पहली स्टेज हमें दिखाई देती है, यानी एक सिस्टम बन रहा है। और उसको सलाह देने के लिए क्या होगा, ये है ना द नेसेसिटी, दिस नेसेसिटी, ये क्या है, दिस नेसेसिटी गिव द बर्थ ऑफ चेफडोम पावर एंड अथॉरिटी वंस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली वेयर नाउ सेंट्रलाइज इन द चीफ ऑफ द काउंसिल ऑफ एल्डर। यानी कि बुजुर्गों का समूह, यानी कि एक बुजुर्ग है, उसको सलाह देने के लिए। आपने मुंशी प्रेमचंद की पढ़ी है ना पंच परमेश्वर, नहीं पढ़ी है तो बचपन में कभी सुना होगा उसके बारे में, पंच परमेश्वर की कहानी। यहाँ क्या होगा, ये वही तो है, कोई ना कोई प्रारंभिक ट्राइब, एकदम बिल्कुल प्रिमिटिव रूप का आप देखते एक वर्जन, अभी नहीं, अभी भी था ये, पर ये प्रिमिटिव रूप का कहीं ना कहीं एक परिष्कृत वर्जन है, उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो बुजुर्ग है उसको सलाह देने के लिए एक परिषद बनने लगे। तो ये पूरा हल्का सा हमें हिंट दिखाई देता है पॉलिटिक्स का, पर अभी प्री पॉलिटिकल एज है। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम देखते हैं छोटे छोटे एम्पायर स्टार्ट होने लगते हैं। द एमरजेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल पावर, यहाँ पर क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल पावर स्टार्ट होने लगती है, यानी कि जो छोटे छोटे कबीले हैं, ये आसपास के कबीले इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब इकट्ठे होने स्टार्ट होंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर जो यहाँ पर क्या रहता है, इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं इसमें दिया नहीं है, ठीक है हम वैसे बता देते हैं। तो जब ये छोटे छोटे कबीले इकट्ठे होंगे तो छोटे छोटे साम्राज्य बनने लगेंगे, यानी 5-6 कबीलों का एक समूह हो गया, फिर उसके बाद कई सारे कबीलों का एक दूसरा समूह हो गया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे समूह बनने लगे। छोटे छोटा एक छोटा सा राजा बनने लग गया, दूसरा छोटा राजा बनने लगा। उस समय राजा का कंसेप्ट ऋग्वैदिक इरा में भी आप देखेंगे राजा का कंसेप्ट यही होता था, कई कबीलों का मुखिया। तो उस तरह की चीज़ें हमें दिखाई देने लगती हैं। तो ये वहाँ वही स्टेज है। इसके बाद क्या रहता है, इसके बाद हम देखते हैं कि पॉलिटिकल एज स्टार्ट हो जाती है। जैसे यानी कोई कबीले होने लग गए, उनका एक छोटा राजा, तो वहाँ पर फिर उनका भी एक मुखिया होने लग गया। तो जब वो मुखिया होने लग गया, कई सारे और कबीलों के जो छोटे छोटे राजा थे उनका भी एक हेड बनने लगा, जैसे जिसको आजकल आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही मान सकते हैं। जब इस तरह की स्टेज आ गई तो वहाँ पर क्या होने लगी, क्योंकि बड़े एरिया को मैनेज करना हो गया, उन सिस्टम को, उन चीज़ों को मैनेज करना स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर टैक्स से लेकर हर चीज़ें होने लगी। यहाँ पर पॉलिटिकल जो है साइंस, उसकी जो स्टेज है वहाँ यहाँ से स्टार्ट होने लगी। यहाँ सरकार के बारे में बातें होने लगी। जैसे आप देखते हैं ना ग्रीक और बाकी जगह देखते हैं सरकार के बारे में, यहाँ ये होने लग गया कि ठीक है भाई, जो हमने ये सिस्टम बना दिया है, जो इस तरह का ओरिजिन हो गया, जो राजा बनाए हैं, क्या राजा ठीक हैं कि ये काम कर रहे हैं, ये ठीक हैं, क्या हर किसी का अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर वो चीज़ें, वो सोच विचार शुरू होने लग गए थे। तो जो ये स्टेज है, ये 6 स्टेज है, तो इनको हल्का से एक बार इनको देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेज है। ये 6 1 बाय 1 इनको देखते हैं कौन कौन सी हैं ये। तो इनका अगर हम देखेंगे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे पहली स्टेज को हम मानते हैं क्लासिकल स्टेज। ये क्या रहता है, यहाँ पर मोरलिटी पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। आगे हम बात करेंगे यानी नैतिकता के ऊपर। जैसे जैसे आप देखेंगे ना, प्लेटो क्या बोलता है, ये बहुत बात करता है फिलोसफर किंग की, एक ऐसा राजा जो दार्शनिक हो। इंडिया में भी बोला जाता था, इंडिया में भी जब हम देखते हैं ना राधा कृष्ण, उनको बोला जाता है कि फिलोसफर किंग टाइप का, यानी वैसे नहीं थे पर बोला जाता था। फिलोसफर किंग यानी एक राजा ऐसा हो जो दार्शनिक हो, यानी वो दर्शन की बातें करे, लोगों के जीवन के अच्छा करने की बातें करे। राजा अच्छा है तो वो अच्छे काम करेगा, अच्छे काम करेगा तो सबका अपने आप भला होगा, ये रहता था। इसको बोलते हैं क्लासिकल स्टेज। इसी में क्या होता है, पावर की बात होती है। एरिस्टोटल भी इसी में आते हैं, एक राज्य अच्छा कैसे हो, वो राज्य की बात करते हैं। मेडिवल एज, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो राजा की बात की जाती है, राजा और सरकार की बात की जाती है। यहाँ पर क्या होता है ना, समय बीतता जाता है, एक अच्छा राजा कैसे होगा, अच्छी चीज़ें कैसे होंगे, यानी जो भगवान के अकॉर्डिंग काम करे। यहाँ पर ये होने लगा, एक अच्छा राजा, अच्छा दार्शनिक राजा कैसा होगा, ये कैसा होगा, ये भगवान के अकॉर्डिंग काम करे, यानी भगवान, यानी जो सबसे ऊपर सुप्रीम पावर है, जो सबसे ऊपर सुप्रीम पावर। तो यहाँ पर क्या होने लगा, यानी पहली स्टेज यहाँ पर क्या था, स्टार्टिंग में बनने लगे। पहले कबीले थे, कबीले से जब जैसे जैसे ये होने लगे, जनसंख्या बढ़ने लगी, जब एम्पायर होने लगे तो एक अच्छे राजा की बात होने लगी। तो जब राजा की बात होने लगी तो यहाँ पर ये हो गया, राजा
और चर्च की बात होती है मेडिवल एज में, तो एक अच्छा राजा वो है जो भगवान की निर्देशों का पालन करे। और यहाँ पर जो भी काम करते थे राजा महाराजा, उल्टे सीधे जितने भी काम करते थे, लोगों को मार देते थे, जिंदा जला देते थे, लोगों को जैसे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करते थे, दूसरे राज्यों पर आक्रमण कर देते थे, हर चीज़ को क्या बोलते थे, ये थी मेडिवल एज। समय बीता, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में कैसे कैसे बात होती थी। तो ये क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि ये किसका है, ये भाई ये ईश्वर की इच्छा है, हर चीज़ को भगवान की इच्छा से जोड़ देते हैं। तो अब ये तो गलत हो गया, क्योंकि क्या जोड़ दिया, पहले अच्छा बुरे की बात कर रहे थे, यहाँ राजा ने क्या किया, हर चीज़ को भगवान से जोड़ने लगा कि भगवान की इच्छा है। तो यहाँ पर आगे आते हैं, यहाँ चर्च के और उनके बीच का कन्फ्लिक्ट हम आगे समझाएंगे, कैसे चर्च और स्टेट के बीच का कन्फ्लिक्ट ये हम आगे बताएंगे। इसी में यहाँ पर एक्विनास वगैरह कई तरह के विद्वान हुए थे, वो हम बात करेंगे आगे। यहाँ पर क्या होता है, फिर अगली स्टेज आती है। तो अगली स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर ये रहता है कि ठीक है भाई, राजा ने हर चीज़ को भगवान की इच्छा बोलकर अच्छा बुरा काम सब करता था, ये हुआ, ये तो गलत है। यहाँ फिर से वही बातें सोचने लगी, हमने राजा बनाया क्यों, पहली बात तो यही है। तो यहाँ पर एक विद्वान होते हैं, इनको बोलते हैं मैकियावली करके विद्वान होते हैं। तो इन्होंने क्या बोलते हैं, इन्होंने ये बोला है कि बाकी विद्वान आए थे, तो इन्होंने ये बोला नहीं, राजा अलग है और चर्च अलग है। चर्च यानी कि यहाँ पर बोला धर्म अलग है, राजा अलग है। राजा और धर्म दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर ये भी था कि चर्च ना यूरोप में राजा के ऊपर कंट्रोल करता था। राजा तो अपने राज्य का, चर्च क्या हो गया पूरे यूरोप का। आपने देखा ना, वहाँ पर इटली भी था, हमने देखा पहले, जब पहली जो स्लाइड देखी थी, इटली भी था, उसमें हमने ये देखा था कि ग्रीक भी था, पूरे यूरोप के कई सारे राज्य थे। तो यहाँ पर क्या हो गया, राजा तो बेचारा इतने एरिया को, वो चर्च पूरे एरिया से पूरा टैक्स कलेक्ट कर रहा, वो काफ़ी पावरफुल। दोनों के बीच में कई बार लड़ाई भी रहती थी, किसी ना किसी चीज़ को लेकर, एकदम बिल्कुल पावर के ऐसे खींचातानी होती रहती थी, एकदम बिल्कुल ऐसा हो रहा था, दोनों के बीच पावर का स्ट्रगल होता रहता था। तो यहाँ पर मैकियावेली ने ये बोला, देखो जो धर्म है ना, वो निजी मामला है, वो अपने पर्सनल जीवन तक रखे। राजा को कैसा होना चाहिए, उसको एथिकल है, उसको क्या होना चाहिए, राजा को वो काम करना चाहिए जो सही है। राजा कभी भी धर्म के बंधन में नहीं बने, न तो राजा बहुत ज़्यादा ऐसा हो अच्छा हो, न बहुत ज़्यादा बुरा हो। उसने काफ़ी अलग तरह की बातें की हैं। उसने बोला है कि उसको लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, इसके अलावा शेर की तरह उसको बहादुर ताकतवर होना चाहिए। वो सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये क्या बोलता है, यानी इसने क्या किया, इसने राजा को बोला है राजा और उससे क्या है, धर्म अलग है। पहली बात ये, तो यानी राजा और जब धर्म अलग हो गए तो राजा अब हर चीज़ को ये नहीं साबित कर पाएगा और न ये अपना ये कर न इस तरह करेगा कि हमने कुछ गलत किया क्योंकि ईश्वर की इच्छा। भाई धर्म अलग हो गया, पहली बात ये होगी। दूसरी ये होगी कि जो चर्च है उसका कंट्रोल भी राजा के ऊपर से कम होने लग गया। और जब कम कंट्रोल होगा, राजा ज़्यादा पावरफुल है और पावरफुल है अपने एरिया में, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ये बातें इन्होंने किया। यानी कि यहाँ पर क्या है, हर चीज़ को दूसरे का बोलते हैं ना, भाई हम स्टेट गवर्नमेंट ठीक है, हमारी राज्य की सरकार ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ये नहीं करने दे रही। यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा था। यहाँ पर बोले नहीं आप अपने एरिया में पावरफुल हो, इस तरह का कंसेप्ट आया। और यहाँ पर जब इस तरह का कंसेप्ट आया तो यहाँ पर ये हुआ कि आप ये डिसाइड करो क्या ठीक है क्या गलत है। यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ पर ये आता है, इसको बोलते हैं इस तरह की रेनेसा वाला एज। यहाँ पर इसी में अलग अलग थ्योरी निकलने लगी। भाई जब धर्म को अलग कर दिया तो एक अच्छा राज्य कैसा हो, वो लोगों को फ्रीडम दे, वो लोगों को क्या क्या चीज़ें दे। जब उस चीज़ को धर्म को अलग कर दिया तो राजा को अब काम कैसे करे। तो यहाँ पर आगे चल के अलग अलग विचारधाराएं, फ्रीडम आए, इसके अलावा लिबरलिज्म आई, एक उदारवाद आया, आगे चल के फिर मार्क्सिज्म आई, अलग अलग विचारधाराएं फिर यहाँ पर आती हैं कि एक अच्छा राज्य कैसा हो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर आगे जब आगे चलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर ये बात हो रही है, राजाओं की बात हो रही है, उन चीज़ों की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये होने लगा कि सरकार में एक राज्य है, एक राजा है, राजा ज़्यादा पावरफुल हो गया है, तो एक स्टेट है उसको कैसे अच्छे से चलाए। अलग अलग आप देखेंगे यूरोप में ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाता है, वहाँ पर औद्योगिक क्रांति होती है। भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, बाद में हम देखते हैं कि भारत को गुलाम भी बना लिया था उसने। तो पूरे संसार में इस तरह का सिनेरियो था। तो यहाँ पर
हर पूरे संसार में जोश खरोश एकदम ऐसे उत्साह था। तो यहाँ जब उस उत्साह था, इस तरह का जब जोश था, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये होने लगा, ठीक है, यहाँ पर हम पढ़े एक अच्छा राज्य कैसा हो, एक अच्छा एम्पायर कैसा हो, तो यहाँ पर एक अच्छा राजा कैसा हो, वहाँ पावर की बातें होने लगी, इस सारी चीज़ें। देखिए ये है ना, इसी का जो अपडेटेड वर्जन है ये है, जिसमें हमने बात की ना पावर की बातें हो रही है, लिबरल यहाँ पर बात हो रही है, सॉरी वहाँ के बजाय यहाँ पर बात हो रही थी कि पावर की हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर उदारवाद की बात हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे ना अलग अलग थ्योरी निकल के आती हैं। यहाँ पर राज्यों का अध्ययन होने लगा, एक अच्छा राज्य कैसे होगा, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कैसे किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे, एक अच्छा संविधान कैसे लिखा जाए, एक अच्छा संविधान क्या होता है, अच्छी सरकारें क्या होती है, उनके बारे में यहाँ पर बातें हो रही हैं। तो जब इनके बारे में बातें हो रही हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ सारी बातें किसकी हो रही है, राजा सरकार कहीं ना कहीं वो है, और उसका जो उसका जो किताबों में रूप है उसकी बातें हो रही हैं। स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ रहे हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं, हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है और फिर सेकंड वर्ल्ड वार होता है। हम ये देखते हैं संसार में ये क्या हो गया, हम तो अच्छी सरकारों की बात करते रहे, अच्छे राजाओं की बात करते रहे, अच्छे अच्छे एम्पायर की बात करते रहे, लोगों को सरकारें का ऐसी होनी चाहिए, हर किसी का इस तरह अच्छा इंश्योर किया जाए। पर हुआ ये क्या, लाखों करोड़ों लोग मारे गए। क्यों, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, और दोनों विश्व युद्ध हुए। जब लाखों करोड़ों लोग मारे गए तो ये समझ में आया ये क्या पढ़ रहे थे अब तक, जो इतने हजारों साल से पढ़ रहे हैं। तो बोले नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, राजाओं और इनके अध्ययन से काम नहीं चलेगा, यानी सरकारों के अध्ययन से काम नहीं चलेगा, संस्थाओं के अध्ययन से काम नहीं चलेगा, संविधानों के अध्ययन से काम नहीं चलेगा। हम ये कभी इंश्योर ही नहीं कर पाएंगे कि एक अच्छी सरकार कैसे, हम उसको पावर का, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग उसका लूप होल निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ उसका कुछ ना कुछ बुरा रूप भी होगा, अच्छा भी होगा। तो वो क्या करते हैं, जो उस सरकारों के उस पावर को जो प्रैक्टिस करते हैं उनका ही अध्ययन किया जाए, यानी जो पावर में आते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने जर्मनी का जो एम्पायर, जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसी में क्या किया, उसमें इमरजेंसी प्रोविजन को यूज किया। वहाँ पर था कि एक अच्छी सरकार कैसे हो, संविधान बनाया गया, सब कुछ, यानी ये सारी चीज़ें वहाँ पर थी, वहाँ पर अध्ययन किया गया, सारी एकदम सारी अच्छी चीज़ें लगाई गई। पर उसने क्या किया, उसने सरकार मेजोरिटी में नहीं थी, याद रखना, जर्मनी में हिटलर की सरकार मेजोरिटी में नहीं आई थी, हिटलर की सरकार कोलिशन गवर्नमेंट थी। जैसे वो सरकार बने तो उसने क्या किया, उसने संविधान का एक प्रोविजन का प्रयोग किया। जैसे भारत के संविधान में आप देखेंगे ना, आर्टिकल है 352 है, 356 है, जो राज्य में इमरजेंसी की बात करता है, जिसको राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन। सेम 352 है नेशनल इमरजेंसी। देश में भी लगी है, इंदिरा गांधी के समय लगी थी, 1972 में लगी थी, इससे पहले भी लगी थी। तो यानी देश में, भारत में 3 बार इमरजेंसी लगी है। तो ये कहीं ना कहीं हमने वहाँ से लिया है। तो जो इमरजेंसी, जो उस समय जो जर्मन के जो कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन था, उस प्रोविजन का यूज करते हुए हिटलर ने सरकार ही बर्खास्त कर दी। यानी हम बात कर रहे हैं एक अच्छा राज्य कैसे हो, अच्छी सरकार कैसे हो, हम उनकी बात कर रहे हैं। पर क्या हुआ, व्यक्ति आता है जो पावर में आता है इलेक्शन लड़के, और उसने उस सरकार को ही बर्खास्त कर दिया। और बर्खास्त करने के बाद क्या हुआ, वहाँ का तानाशाह बन गया, डिक्टेटर बन गया। और वहाँ पर आप देखते हैं जो यहूदी हैं, जूस हैं, उनके खिलाफ काफ़ी अत्याचार किया। तो ऐसा काफ़ी हमने एग्जाम्पल देखे। नाजीजम आ गया, इटली में क्या, जर्मनी में नाजीजम था, इटली में फासिज्म था। तो इस तरह की जब हम घटनाएं देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि संविधान, इन चीज़ों को पढ़ने से फिर पॉलिटिकल साइंस का मतलब क्या रह जाता। तो यहाँ पर ये हुआ, जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो ये सारी चीज़ें बोले कि नहीं सिर्फ ये मत पढ़ो, अगर आपको पढ़ना है, डेविड स्टेन करके विद्वान आए और भी कई विद्वान आए, वो बोले उसकी बिहेवियर अप्रोच पढ़ो, यानी ये पढ़ो कि वो व्यवहार कैसे करते हैं, यानी उनका व्यवहार कैसा होता है, थ्योरी नहीं, ये देखो उनको व्यवहार कैसे किया जा रहा है। जैसे वो पॉलिटिकल पार्टियां, जैसे लोग वोट किसको देते हैं, क्या कास्ट के बेस पर वोट देते हैं, क्या रिलीजन के बेस पर देते हैं, या किसी आइडियोलॉजी के बेस पर देते हैं, लोगों का वोटिंग बिहेवियर कैसा है, पॉलिटिकल पार्टियां कैसे काम कर रही है, वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। यानी यहाँ पर बिहेवियरल अप्रोच में उन चीज़ों की स्टडी की गई कि जो बिहेवियर का पार्ट है, जो व्यवहार का पार्ट है, इनका अध्ययन किया गया।
कुछ यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, उनका अध्ययन किया गया। जब उनका अध्ययन क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर ये हुआ अगर सिर्फ हम देश का और उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो चीज़ें काम की नहीं रहेंगी और अच्छे सब तरह के व्यक्ति आएंगे और फिर वो सिस्टम लोगों के लिए काम ही कैसे कर पाएगा। तो बोला कि उनके व्यवहार का अध्ययन करो। और उनके व्यवहार का अध्ययन कैसे किया जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इसको क्या करेंगे, प्योर साइंस बनाएंगे। हम इसको क्या बनाएंगे, साइंस बनाएंगे। तभी तो पॉलिटिकल साइंस हम बोलते हैं। प्योर साइंस बनाएंगे यानी साइंस, यानी आज जो काम हो रहा है, जो एक सिस्टम में काम हो रहा है वो दूसरे सिस्टम में भी सेम वही काम हो सकता है, तीसरे सिस्टम में भी वही काम हो सकता है। नए नए देश इमर्ज हो रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद संसार में। आप देखेंगे ना, देखो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो उस समय काफ़ी देश, जैसे भारत था, भारत इंग्लैंड ये अंग्रेजों का गुलाम था, काफ़ी देश जर्मनी के गुलाम थे, काफ़ी देश फ्रांस की कॉलोनी थी। तो संसार का मैप पूरी तरह बदल गया। तो जब संसार का मैप बदलने लगता है तो ये हुआ कि जो नए नए देश हैं उनमें कौन से देश का सिस्टम लागू किया जाए, एक अच्छा सिस्टम कैसे लागू करें, कहीं ना कहीं एक ये भी बात थी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हुआ कि इसको अगर प्योर साइंस बनाना है तो हमें क्या है, व्यवहार का अध्ययन करना है और व्यवहार का, और इसके अलावा हमें उन फैक्ट पर ध्यान देना है, उन डाटा पर ध्यान देना है कि व्यवहार कैसे होता है। इन चीज़ों का हुआ, साइंटिफिक मेथड का यूज करना है। पर लंबे समय तक ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला। बोला व्यवहार पर, आपने व्यवहार का तो अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, हम उनके व्यवहार को अगर प्रभावित कर देंगे, अगर हमारी वजह से किसी का व्यवहार प्रभावित हो गया, यानी हम सही तरीके से अध्ययन नहीं कर रहे हैं, अगर कोई हम, तो हम क्या करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल की लोग कैसे वोट दे रहे हैं हम बताएंगे नहीं, क्या ठीक है क्या गलत है, तभी हम उसका स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बातें हो रही थी। तो पर ये बोले कि ये तो गड़बड़ हो गई। क्यों गड़बड़ हो गई, अगर आपने व्यवहार का अध्ययन किया तो यहाँ पर एक और अप्रोच शुरू होती है। इसके बाद यहाँ पर ये क्या होता है, ये सेकेंड वर्ल्ड वार की बात होती है। इसके जस्ट कुछ समय बाद एक और अप्रोच स्टार्ट होती है, ये होती है पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। इसमें क्या हो रहा है, इसमें पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच में ये होता है कि आप व्यवहार का अध्ययन मत करो। क्योंकि अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने देखेंगे वियतनाम पर अटैक कर दिया था। वियतनाम, आप बोलेंगे सर ये वियतनाम कहाँ पर है, देखो ये अमेरिका है ना, यहाँ पर समस्याएं कई तरह की आ गई थी। अमेरिका यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ देश, जब सेकंड वर्ल्ड वार का मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने जिक्र किया है, इसलिए सेकंड वर्ल्ड वार में कुछ देश थे। एक तो था यूएसएसआर, रसिया से पहले का देश, हम ये मानते हैं यूएसएसआर। दूसरा था इधर जर्मनी था, इधर इटली था, इधर यहाँ पर फ्रांस था, ये फ्रांस है, यहाँ पर ये है जर्मनी, फ्रांस जर्मनी इटली ये थे। इसके अलावा इंग्लैंड थे, ये अमेरिका था। तो यहाँ पर ये मेन देश इन्वॉल्व थे। इसके अलावा जापान भी था, यहाँ से ये लड़ रहे थे। तो एक तरफ थे ये थे, यहाँ पर ये था, ये आप देखेंगे ना यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक तो था ये जर्मनी, दूसरी तरफ था इटली, तीसरी तरफ था जापान, ये तीन देश एक तरफ थे। फिर इसके बाद था एक तरफ था अमेरिका, इंग्लैंड, इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर फ्रांस, और ये चार देश एक तरफ हो गए थे यूएसएसआर। रसिया से पहले वाला जो देश था यूएसएसआर, इंडिया ने इसी यूएसएसआर से ट्रीटी की थी 1971 की, वो हम आगे आईआर के पार्ट में बात करेंगे। तो ये जो देश थे ना, तो यहाँ पर इशू क्या आ गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध यानी हमारा देश जो आज़ाद हुआ ये हुआ था 1947 में, और जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था ना ये हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 से 1945 तक। इसमें संसार के काफ़ी देश आपस में लड़ाई झगड़ा किया, क्योंकि संसार के इन देशों का लगभग संसार के देशों पर कंट्रोल था। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये होता है जो तीन देश हैं जर्मनी, इटली और जापान, ये तीन देश हार गए क्योंकि फ्रांस इसके पास था, इंग्लैंड भी पास था, तो इनको सबसे ज़्यादा डैमेज हो गया। यानी इन दो देशों को सबसे, फ्रांस और इंग्लैंड को सबसे डैमेज हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं इंडिया भी आज़ाद हुआ था। इंडिया में ये सेकेंड वर्ल्ड वार तो एक रीज़न था, इसके अलावा और भी कई तरह के रीज़न थे। मेन रीज़न ये अकेला नहीं है, इसके अलावा भी और रीज़न है, वो हम जब इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो तब बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर क्या रहता है, एक तो ये अमेरिका, दूसरा यूएसएसआर है। ये जो दो ग्रुप थे ना, ये जो दो देश थे, ये पावरफुल बन के निकले। क्लियर हो गया? जब ये पावरफुल बन के
सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। इसके बाद जब बिहेवियरल अप्रोच स्टार्ट हुआ तो उसके कुछ समय बाद एक और बात निकल के आती है, व्यवहारवादी जो अप्रोच था तो उसको बोलते हैं पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, उत्तर व्यवहारवादी। तो इसमें क्या किया इन दोनों के बीच में, क्योंकि संसार में दो ही देश थे तो एक कोल्ड वार हो गया। ये चाह रहा था सारे पावर यूएसएसआर की तरफ आए, अमेरिका चाह रहा था सारी पावर इसकी तरफ आ जाए। दोनों में पावर को लेकर आपस में एकदम बिल्कुल ऐसे खींचतान हो गई। डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे अलग अलग विद्वान क्या बोलते हैं। तो जब आपस में पावर की टसल हो गई, पावर को लेकर एकदम ये चाह रहा संसार के इधर आए देश, ये चाह रहा इधर, टू पोल बन गए, इसको बाइपोलर वर्ल्ड बोलते हैं। तो अमेरिका ने क्या किया था, इसी क्रम में यहाँ पर देखो वियतनाम करके एक देश दिखाई देगा, ये नाम है वियतनाम जो देश है ये यहाँ पर है। अमेरिका ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। एक तो ये होगा, इसके अलावा जो अमेरिका था ना, अमेरिका के अंदर ही जो पावरफुल देश था इसके अंदर ही काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट स्टार्ट हो गए। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मूवमेंट होने लगे। तो इन सारे मूवमेंट को लेकर ये होने लगा हम न्यूट्रल होकर कैसे पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, संस्थाओं के बारे में हमने बात किया, ठीक है, उसका बिहेवियरल पार्ट भी हम पढ़ने लगे, पर बिहेवियरल पार्ट को हम न्यूट्रल होकर कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसी को लेकर, इसी के जो खिलाफ जो अप्रोच आई थी उसको बोलते हैं पोस्ट बिहेवियरल। उसमें समस्या और उन चीज़ों के को टैकल करने की बात की गई। फिर इसके अलावा जब हम यहाँ पर जब हम आगे बात करते हैं ना बिहेवियरल अप्रोच की, तो यहाँ पर हम कई और भी चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पर इसके अलावा फिर आगे चलते हैं, इसी का एक्सटेंशन ही बोलते हैं। नॉर्मली यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, इसी के एक्सटेंशन के रूप में हम कुछ चीज़ें और देखते हैं। कंटेम्प्रेरी, आज क्या है, ये तो हमने बात कर ली उस समय की, आज क्या है। आज हम देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच है ना, ये उत्तराधुनिकतावादी है। इसमें क्या होता है, इसमें ब्रेकिंग द ग्रांड नैरेटिव का वाला बात किया जा रहा है। जो उत्तराधुनिकता है ना पोस्ट मॉडर्निस्ट, इसमें ब्रेकिंग द ग्रांड नैरेटिव, यानी कि ये बोलते हैं भव्याख्यानों को तोड़ना। भव्याख्यान कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल बोला जाए तो यहाँ पर बात की जा रही है जैसे मार्क्सिज्म कोई काम का नहीं है, जैसे लिबरलिज्म कोई काम का नहीं है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि काम की चीज़ें क्या हैं, उन सारी चीज़ों को तोड़ रही है। यहाँ अधिकार कौन सा दे रहा है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक डायमेंशन, वो स्पेसिफिक जो फिलोसफी है, वो स्पेसिफिक एक विचारधारा को ही आगे बढ़ा रही है। मार्क्सिज्म आप देखेंगे एक स्पेसिफिक क्लास को बढ़ा रहा है, वहीं पर लिबरलिज्म एक स्पेसिफिक क्लास को बढ़ा रहा है। हर किसी के अधिकार कैसे इंश्योर हो, ये आती हैं पोस्ट बिहेवियरल में, ये आते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच इसमें। इसके अलावा फिर डिजिटल में तो क्योंकि आप देखते हैं ना एनवीडिया से लेकर आप देखते हैं, इसके अलावा आप देखते हैं एनवीडिया है, जेमिनी आ गई, चैट जीपीटी आ गया, इसके अलावा ग्रोक है, डीप सीक है, खूब सारी कंपनियां काम कर रही है। ये कैसे अधिकारों को प्रभावित कर रही है, ये कैसे जो स्टेट है, जो राज्य है, उसकी परिभाषाओं को बदल रही है, राज्य का कैसे लोगों के अंदर तक इंटरफेयर हो गया। स्टेट है, स्टेट के पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ गई, स्टेट हर चीज़ को प्रभावित कर रही है। तो ये सारी चीज़ों को आप इसके अलावा जैसे क्लोड का है, क्लोड परप्लेक्सिटी का क्लोड है, आपने सुना होगा बार बार कि ईरान युद्ध में उसका प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीज़ें कैसे आगे चीज़ों को प्रभावित करती है, तो इनके बारे में ना हम आज नहीं, इनके बारे में कल पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने एक ब्रीफ बना दिया है, कल विस्तार से पढ़ने वाले हैं 1 बाय 1। आज के लिए इतना ही है, आप इसको ना रिवाइज कीजिएगा। इसके लिए मैं किताब बता देता हूँ, अगर आपने कोई पढ़नी है तो ये किताब ना, इसके लिए जैसे आप है, जैसे हिंदी मीडियम वाले हैं तो ये खूब सारी किताबें हैं, या तो इंटरनेट पर जाकर पढ़ सकते हैं, या फिर जैसे ओपी गाबा की भी ठीक किताब है उसको पढ़ सकते हैं, या और भी जो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ से आप जुड़ेंगे तो यहाँ से जुड़ेंगे तो यहाँ से आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाइए, क्लास नोट्स, और किताबें आपको अलग से मिलेंगी। ठीक है।